जी बच्चों आवाज़ करते हैं दोबारा से। ऐसे ही मतलब एन के शीशे की आती है गिनने की। नहीं तब टूटता भी है ना भाई शीशा। ग्लास का तो फिर टूट जाता है, प्लास्टिक का। नहीं कैसी आवाज़ किसी और चीज़ की है, फिलहाल शीशा नहीं पिघला। ले जी आगाज़ करते हैं। लर्निंग कब बात की हो रही थी, हर यूनिट बढ़ने से एवरेज रेट क्या होगा, कम होगा। हमारा जो एवरेज रेट है उसको हम दोबारा से नंबर ऑफ यूनिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज टाइम निकालने का y इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर b होगा। b जो है लर्निंग रेट है, b लर्निंग रेट के हिसाब से है, और b होता है आपका लॉग ऑफ लर्निंग रेट ओवर लॉग ऑफ 2। अक्सर औकात में क्वेश्चन में b की वैल्यू गिवन की होती है, नॉर्मली क्या होती है, माइनस के अंदर है, माइनस 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जैसे माइनस 0.152 माइनस, तो ये b की वैल्यू नॉर्मली गिवन होती है। हमें करना क्या होता है, हमें एक शॉर्टकट लगाना होता है। हमें चाहिए होता है टाइम टेकन बाय से 16 यूनिट्स, टाइम टेकन बाय 15 यूनिट्स। असल में अगर हमारा कुछ ये सिनेरियो है कि हमने पहले 10 यूनिट्स का ऑर्डर रिसीव किया, अब हमारे पास एक ऑर्डर आ गया है अगले 80 यूनिट्स का, 80 यूनिट्स का, और लर्निंग स्टॉप हो जानी है 50th यूनिट के ऊपर। लर्निंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जाता है। जब ये 50 पे पहुंचता है उसके बाद ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक। अब आपको जो वर्किंग बनानी है 80 यूनिट्स की, उसके टाइम की, प्रोवाइडेड हमें पहले यूनिट का टाइम पता हो 200 लेबर आवर्स, पहले यूनिट या पहले बैच का, दोनों हिसाब से चल सकता है। इसको 80 बैचेस तस्वीर कर लें, इसको 80 यूनिट्स तस्वीर कर लें। अब ये वाले स्टैटिक में क्वेश्चन कैसे होगा, जबकि पहले कुछ टाइम हम लगा चुके हैं, पिछले ऑर्डर में हम लर्निंग कर चुके हुए हैं। अब हमें इन जो 11 से लेकर 90 तक जाता है, ये वाला टाइम कैसे मालूम करना होगा। हमारे पास पहले यूनिट का टाइम अवेलेबल है। अब ये 50वें यूनिट तक चलना है, ये 0 से लेकर 50 तक है। बिल्कुल सर, क्या है, 0 से लेकर 50 तक एवरेज होनी है, शुरू से शुरू होगी हमेशा एवरेज, ठीक है। अब जो आप काम करेंगे, अब आपको इसका मतलब है चाहिए कि पहले आपका काम शुरू होना है 11 यूनिट से, यानी कि 10 यूनिट्स का टाइम आपको गेट आउट बोलना है सबसे पहले, ठीक। तो आप क्या करेंगे, स्टेप करेंगे, ये 10 यूनिट्स का भी टाइम चाहिए आपको, 10 यूनिट्स टोटल टाइम इज नीडेड। आप कैसे मालूम करेंगे, आप 10 यूनिट्स को साइड पे रख देंगे इनटू एवरेज टाइम ऑफ 10 यूनिट्स मालूम करेंगे। और ये एवरेज यूनिट्स ऑफ 10 कैसे आएगा, 10 ज़रा पहले यूनिट का टाइम ए एक्स बी, पहले यूनिट का टाइम था 200 घंटे, यूनिट्स कितने लेने हैं 10, रेज टू पावर लर्निंग रेट देखेंगे कि लर्निंग रेट कितनी है। लर्निंग रेट इज से 0.90, 90। अगर 90% लर्निंग रेट है तो 90 का क्या लर्निंग रेट होता है, लॉग ऑफ लर्निंग रेट, लॉग ऑफ 0.9 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2 माइनस 0.152, तो लॉग ऑफ लर्निंग रेट माइनस 0.152। आप ये चीज़ मालूम करेंगे सबसे पहले नंबर पर। क्या आंसर आया वाला, दस ज़रब 200 ज़रब 10 रेज टू पावर माइनस 0.152, 1409 घंटे। ओवरऑल डायरेक्ट ही निकालना है, पहला स्टेप के एवरेज निकाल के बाद में मल्टीप्लाई करने वाला चक्कर नहीं रखना।
हमें चाहिए क्या होता है, टोटल टाइम। क्या चाहिए होता है? बहुत सारे लोग पहले एवरेज निकालते हैं, पहले y की वैल्यू निकालते हैं, बाद में फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, शॉर्टकट लगाओ। क्या करो, शॉर्टकट लगाओ। 10 यूनिट्स का टाइम इकट्ठा निकालो। इसमें ये एवरेज टाइम की कहानी है और ये 10 यूनिट से मल्टीप्लिकेशन है। तो 1409 घंटे बने, 1409 आवर्स। अब आपको अगला स्टेप क्या चाहिए? अगला स्टेप चाहिए आपको 50 यूनिट्स, और जहां पे लर्निंग स्टॉप होती है एक उससे पहले का भी चाहिए होता है, क्योंकि 50वें यूनिट का टाइम आगे सारे जगह पे कैरी करना है। तो 50वें यूनिट का टाइम मालूम करने के लिए आपको 49 यूनिट्स का भी टाइम चाहिए और 50 का भी चाहिए। जहां पे लर्निंग स्टॉप होती है उसमें से एक का काम का भी टाइम चाहिए हुआ करेगा। अब 49 का इकट्ठा टाइम निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखो, 49 पहले यूनिट का टाइम 200, 49 का माइनस 0.152, फिर 50 का भी चाहिए, 50 ज़रब 200 ज़रब 50 रेज़ टू पावर माइनस 0.152, 49 का है 5423.9 542324। इनमें पॉइंट्स में चले जाया करें, ये जहाँ पे लर्निंग स्टॉप होती है यहाँ पे पॉइंट्स में चले जाया करें। 5517.68 और 542.3.95। ये क्यों पॉइंट्स में बोला है मैंने? क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस से 50th यूनिट का टाइम चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी आपने एक ये चीज मालूम की है, दूसरी ये चीज मालूम की, तीसरी ये चीज मालूम की। अब 50th यूनिट का टाइम क्या है ये मालूम करना है। 93.97। ये आप C माइनस B करके कर देंगे। 93.73। अब ये आपने काम कर लिया, सारी कहानी हो गई। अब आपको बनाना है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड 80 यूनिट्स का टाइम। पहले ये वर्किंग बनेगी, ये टाइम में बेसिक बना लिया है कि 10 यूनिट्स पहले से गुजर गए, अब 80 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया। अब इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक है, 50वें यूनिट के ऊपर जाके लर्निंग स्टॉप हो जानी है। इसका मतलब 50वां भी करना है और 50वां भी करना है। तो एक ये 0 से 10 का कहानी, एक 0 से 49 की कहानी, एक 0 से 50 की कहानी। पहले 10 निकाल देंगे 50%। हाँ, अब 80, हाँ 50 में से 10 का टाइम निकाल देंगे तो कितने यूनिट्स का टाइम आ जाएगा? 50 में से 10 निकाल दें तो 40 यूनिट्स का टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 यूनिट्स का टाइम आ जाएगा। तो आप कहेंगे टाइम निकालना है आपको 11 से लेके 50 यूनिट्स, यानी कि टोटल हमारे 40 यूनिट्स का टाइम। इन 40 यूनिट्स का टाइम कैसे आ जाएगा? आप किस किस का डिफरेंस ले लेंगे? 50 और 10 का। तो आप 5518 में से 1409 घंटे माइनस कर देंगे। अब राउंडिंग ऑफ कर दो। अब वो जो टेंशन थी ना ये वाली, ये एक के लिए टेंशन थी कि एक सिंगल यूनिट के ऊपर क्या होगा। टोटल का 40 का आराम से आप राउंडिंग ऑफ करें। कितना हो गया? 4109 लेबर आवर 40 यूनिट्स का। अब बाकी यूनिट्स जो हैं 51 से लेकर ये कितने हुए यूनिट्स? 30 हैं। 40 हो गए सर, क्योंकि 11 से स्टार्ट हुए हैं। 50 से 90। हाँ 90 तक जाना है, 51 से 90 तक जाना है। 40। तो ये भी कितने यूनिट्स हैं? 3749। अब ये 40 यूनिट्स हैं, इनके ऊपर ये वाला रेट लगना है, बिल्कुल सर। डी वाला 3749। 93.73 3749 और ये टोटल घंटे हमारे बन जाएंगे 7858 लेबर आवर। इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लेबर की कॉस्ट बनेगी। ये पूरी कहानी है किसकी? लर्निंग लर्निंग। ये ऐसे ही होती है, कभी वो 0 से दे देता है तब आसानी होती है,
तब ये 10 वाला पहले फिर 10 वाली कहानी नहीं आई, मैंने उसको कॉम्प्लिकेटेड किया, मैंने खुद कॉम्प्लिकेटेड किया उसको, ठीक है। फिर ये 10 वाली कहानी नहीं आएगी, फिर डायरेक्टली 50 वाली कहानी आएगी और 50 से 50 और 50 की कहानी होगी Yes. और 0 से फिर 80 तक की होंगी, 30 80 तक, फिर 30 तक। 50 और 30 की कहानी बनेगी, ठीक है। क्लियर हो गई कहानी। तो ये शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को आप क्या करें, हो सकता है करते हो सकता है ना करते हो, आई डोंट नो, करते हैं, ठीक है। ठीक है, बस ठीक है, मौजा करते हैं। इसके अलावा और भी है, और भी है इसके अलावा क्या कौन सा नहीं पता, नहीं, ठीक। लर्निंग का मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं मुझे, नहीं कह रहे इसके अलावा भी कोई मेथड है। मतलब आप पूछ रहे हैं यही कहते, मैंने कहा जी हाँ। बस ठीक है, फिर काफी टेंशन है अभी का। कर दी। नहीं कि बाद कुछ लोग एवरेज y इरादा से निकालते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, Yes, तो उसको टोटल से इरादा से कर दिया करें, ज़्यादा आसानी रहती है बस, ठीक है। फिर ऐसे ही करते हैं तो गुड है, आगे बढ़ते हैं। ये लर्निंग की कहानी है। अब हम लेबर को क्या करते हैं, खैर बात कहते हैं, और क्या इस पे पहुँचते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। और बच्चों का सबसे बड़ा मसला फार्मूले का याद करना, रिकंसिलिएशन मुश्किल है। चलो तो अगर वो आते हो तो फिर रिकंसिलिएशन भी होनी चाहिए। बात तो यही है, बात तो सही है, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। वाह वाह एक अच्छा सा बोले था तो रसवाई की ये रसोई क्या होती है? जो हमारी पेपर में हुई थी। ये भी करीम की तरह नहीं बोलेगा आप तो रसवाई। क्या था? बस ऐसे जिस तरह की बोलेगा। इसे 4.2 कर देते हैं, लेबर को 4.1 बोल देते हैं। ऐसे वेरिएंस लेबर से भी आसान है जनरली, सीधे सीधे से फार्मूले लगने होते हैं, जिसको फार्मूला आते हैं उसके बाद ये वेरिएंस बायां आज हो जैसा हो जाएगा। ऐसे ही बना सकता है, जी ये ऐसे ही बना सकता है डिसीजन मेकिंग की तरह क्वेश्चन हाँ हाँ, बना सकता है कि नहीं? वेरिएंस का इस तरह लेबर में बना रहा है वो। वेरिएंस का क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग की तरह बना दे, क्या करना चाह रहा है यार तू? नहीं, वैसे पता नहीं था। नहीं टेंशन नहीं लेनी यार, क्यों सारे बाकी बंदों का जो है ना आपका हार्ट अटैक करवाना है उनको। वो पढ़ो आप सब पोस्ट पढ़ो। वो एक एक पढ़ेगा। ले जनाब, हाउ टू मेक द फार्मूला, यस सर। जुबानी कैसे कैसे बनेंगे। बस आपके एक फार्मूला अगर आपको आता है तो इंशाल्लाह सारे फार्मूले आपको आते हैं, बस ठीक है। एक फार्मूला आता है तो आपको सारे फार्मूलास आते हैं। जज़ाकल्लाह, ये बहुत शुक्रिया। आज लंबी क्लास चलनी है हमारी, 6 के बाद कोई बात नहीं सर। तो कब तक? 6 तक ही क्या? जब तक तो कोशिश यही है 6 तक खत्म हो जाए, नहीं तो ज़्यादा देर से देर 6:30 इसमें तक 6 को जाए। देखें सर, इसमें आप टारगेट वेरिएंस रखें बस, टारगेट वेरिएंस, मतलब वेरिएंस जब खत्म होगा बस। हाँ तो वेरिएंस खत्म होगा तो हम एंड करते हैं। हाँ चाहे वो मैं पाँच दोबारा से बजे- लेबर में तो नहीं जाना, चाहे आज के टारगेट सिर्फ 2 ही थे। 5 बजे हो, बेशक 8 बजे हो, हाँ मैनेज करके। वेरिएंस होगा तो डन है जी, मैं यहीं पे हूँ आपके साथ। ठीक हो गया, चाहे आपने पी लिया तो पी नहीं, लेकिन फिर भी जनाब वेरिएंस चाहे 5 घंटे ले जाए, आज होना। मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, बस दिमाग काम करता है। यस, अल्लाह करे। ले जी, आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस हर फार्मूला स्टैंडर्ड से शुरू करना है। किससे? स्टैंडर्ड। आपने लिखा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इसको मल्टीप्लाई किया एक्चुअल क्वांटिटी से।
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट क्लोज की इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पेपर में कैसे करना है ऐसे नहीं करना, फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा फार्मूला है मटेरियल की क्वांटिटी वेरिएंस। शुरू कहाँ से होना है? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब जरा सी एक बात और याद रखनी है कि ये स्टैंडर्ड प्राइस से शुरू हो रहा है और ये स्टैंडर्ड प्राइस पर एंड हो रहा है, और ब्रैकेट के अंदर वही वाली कहानी आनी है, स्टैंडर्ड से शुरू होनी है और एक्चुअल याद हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल क्वांटिटी कहाँ से शुरू होनी है? स्टैंडर्ड से शुरू होनी है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ये ब्रैकेट आ गई, मल्टीप्लाई किससे होना है? याद रहेगा, ठीक। जितने भी फार्मूलाज जितने भी हैं, सेल्स का भी तकरीबन ऐसे ही है, मटेरियल का भी ऐसे है, लेबर का भी ऐसे है, वेरिएबल एफओएच का भी ऐसे है। एक फिक्स एफओएच इस तरह से नहीं, वो टोटली डिफरेंट है, उसकी साइंस डिफरेंट है। सर ऐसे रिपीट कर दें क्या याद करने के तरीके का? हाँ ठीक है, लिखो पहले ब्रैकेट में देखो क्या चीज लिखी है, और ऊंची बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड से शुरू करना है, बाद में दूसरी चीज रख देनी है, एक्चुअल रख देनी है। ब्रैकेट क्लोज की, इससे किससे मल्टीप्लाई होना है? एक्चुअल। और फिर मटेरियल की क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल का यूजेज वेरिएंस शुरू कहां से होना है? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी शुरू स्टैंडर्ड से ही होना है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड की कहानी है क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी, ये बेस आ गई, मल्टीप्लाई कैसे करना है? स्टैंडर्ड प्राइस से जो इसके शुरू में है, ये दो वेरिएंसेस इस तरीके से याद करें। डन? याद हो गया? यस। अब पेपर में क्या करना है? असल कहानी ये है, क्योंकि पेपर में इस फार्मूले को ओपन करके लिख देना तो ज्यादा जल्दी काम कर देना। ज्यादातर क्वेश्चन में इस फार्मूले को ओपन करके लिख दें तो क्या करता है? ज्यादा जल्दी काम कर जाता है। तो आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस को अगर इस ही फार्मूले को ओपन करके लिखो तो वो कैसे लिखे जा रहा होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब वो कैसे लिख रहे होगे, या मैं कैसे लिख देता हूँ? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फार्मूला ओपन हो गया। मेजर बात ये है कि हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कर लेते हैं। क्या मेजर बात ये है कि हम मेजर बात यही है कि हम स्टैंडर्ड को फॉर एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल प्रोडक्शन हम एक्चुअल से कंपेयर कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? आपको आइडियली 12 घंटे पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप सिर्फ 6 घंटे 5 घंटे पढ़े। तो वेरिएंस क्या आया? 7 घंटे आपने नहीं पढ़ा। अब ये जो 7 घंटे नहीं पढ़ा, इसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लगाने हैं कि रात को टाइम पे सोना है, सुबह जल्दी उठना है और सही तरीके से पढ़ना है। माजरत के साथ कहीं और ले गया बाहर। ठीक है, समझाने में किसी तरीके से भी समझाया जा सकता है, लगनी फिर भी नहीं समझ। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस शुरू कहाँ से होना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये स्टैंडर्ड प्राइस से शुरू हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस पर एंड हो गया। ठीक हो गया फार्मूला? सारे फार्मूले ऐसे हैं, सारे फार्मूले ऐसे ही। अब आप लोग शायद कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो कि इतना लंबा भी एक फार्मूला पता नहीं कोई होता था। कुछ टीचर्स बहुत लंबे लंबे फार्मूलास करवाते हैं, तो 2 फार्मूलास को जम कर देते हैं। आगे चल के बात करता हूँ, मैंने तो अपने तरीके से करवाना है।
ऐसे ही ऐसे ही है ऐसे ही है ही ऐसे। ऐसे ही ऐसे लेबर के फार्मूले कितने हैं? तीन तो दो। efficiency आइडल टाइम को फिलहाल छोड़ दें, आइडल टाइम को फिलहाल छोड़ दें। तो फिर क्या है? लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसी पैटर्न के ऊपर फार्मूला लिखें। अब प्राइस की जगह से मतलब क्या आएगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा? एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल आर। अब क्वांटिटी की जगह क्या लिखा जाना है? आर। स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। याद हो गया फार्मूला? हाँ, एक चीज हमेशा ख्याल रखनी है कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होगी। ये स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होगी। बस ये इस चीज का ख्याल रखना है बस हमें। स्टैंडर्ड आर हो या स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो, ये क्या होंगे? हमेशा फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सही, ये वही होंगे ना जिसमें से आइडल आवर्स निकले हुए होंगे। कहने को कहा जा सकता है कहने को आएगा क्योंकि आज हम डिस्कस नहीं कर रहा अभी आइडल टाइम की कहानी नहीं आई, अभी आ जाती है, अभी आ जाती है। ये क्या चीज हुई? लेबर रेट वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल एफओएच की कहानी। वो भी बता दिए आर्डर तो पेड का डिफरेंस है। वो बात ही कहानी। कल बेस तो फार्मूला याद करा लेते ना, जो कि बच्चे कहते हैं कि फार्मूला याद नहीं होता। मैंने कहा था 5 मिनट नहीं लग रहे, फार्मूले सारे एक ही है, एक फार्मूला सिखाना है, उसी से ही सारे फार्मूले बन रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का रेट होगा। आप इसके साथ वी आर लिखना चाहो वी आर लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो। स्टैंडर्ड वेरिएबल का रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल का रेट इनटू एक्चुअल्स आर इनटू एक्चुअल्स आर। बस एक चीज का ख्याल रखना है, मैं हर जगह पे बोलता हूँ, ओवरहेड एक्चुअल्स आर वर्क की बेसिस पर होते हैं। क्या होते हैं जी? एक्चुअल्स आर वर्क की बेसिस पर होते हैं। तो यहां पर हमेशा वर्क साथ लिख लिया है, W स्टैंड्स फॉर वर्क। वेरिएबल एफओएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस किया और वेरिएबल एफओएच का एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड्स आर माइनस एक्चुअल्स आर इनटू स्टैंडर्ड का वेरिएबल रेट इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल का रेट। कोई तरीकाकार मैंने अभी सारे फार्मूलाज में कोई चेंज किया हो, कोई जरा सा भी चेंज हुआ हो, तीनों चीजें हो गई। मटेरियल के वेरिएंस, लेबर के वेरिएंस, वेरिएबल एफओएच के वेरिएंस हो गए। अब कहानी देख लेते हैं, ऑब्वियसली किसकी कहानी देखनी है? लेबर के आइडल टाइम की कहानी देखनी है। उसके अंदर क्या ट्विस्ट आता है वो भी अभी बता देता हूँ आपको। सर ये वेरिएबल ओवरहेड में एक्चुअल आवर्स में चेंज हो सकता है? मशीन है जिस तरह जो वेरिएबल का आपने कह रहे फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स, ये चेंज हो सकता है? एक्चुअल अगर बेस की हो जैसे मशीन और बेस हो तो नहीं, आज ही नहीं, वेरिएंस नहीं आंदा चेंज। चार स्पेस ही है, मशीन आज हो सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन करता नहीं है क्योंकि एक ही सवाल बनाना है ना, लेकिन रखनी है उसमें, तो वो नहीं करता, वो भी वाले रखता है। अभी तक तो यही कर रहा है। आगे जाके अगर वो रेट को आपको पर मशीना दे देगा तो काइंडली यहाँ पर क्या लिख लेना? मशीना लिख लेना। रेट के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस तरह का रेट दिया हुआ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या दिया हुआ। हाँ, चेंज करना चाहिए, कर सकता है, जैसे मर्जी जैसी मर्जी एप्लीकेशन कर दे। स्टैंडर्ड्स आर हमेशा कौन से लेने हैं? फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बस इस चीज का ख्याल रखना। वेरिएबल एफओएच का फॉर्मूला हो गए। अच्छा, अब आपने कहा था हमें क्या चाहिए? आइडल की कहानी चाहिए। वो कैसे आएगी? वो भी ऐसे ही आएगी बेटा, जो ऊपर फार्मूला लिखे हैं वही आएंगे, कोई चेंज नहीं होना। लेबर की एफिशिएंसी
वेरिएंस ये तो चेंज होता ही नहीं है, तो सॉरी लेबर रेट वेरिएंस चेंज नहीं होता। लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल्स आर इंटू एक्चुअल्स आर, ये हमेशा एक्चुअल्स आर पेड के ऊपर बेस करता है, जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी करना है। ये जरूर हो सकता है पेड बराबर हो वर्क के, क्या हो, पेड बराबर हो वर्क के, या सॉरी वर्क बराबर हो पेड, उलट बोल गया, वर्क बराबर हो पेड, ये पॉसिबल है। ऊपर वाली कहानी के अंदर यहां पर क्या थे, ये वर्क बराबर थे पेड के, ठीक, वर्क क्या थे, बराबर थे पेड के, इस वजह से दरमियान में कोई आइडल की कहानी नहीं आई। अब कहानी आएगी, फर्क कर देंगे हम कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, एक होगा एफिशिएंसी वेरिएंस और एक होगा आइडल टाइम वेरिएंस, दो हिस्सों में तोड़ देंगे। स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, अब क्या आ जाएगा, वर्कड आ जाएगा, क्या आएगा, डिफरेंस दोनों में क्या होता है, आइडल, दोनों डिफरेंस क्या होता है, आइडल। स्टैंडर्ड्स आर माइनस एक्चुअल्स आर इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये अगर 100 घंटे थे, ये घंटे 80 थे, इसका मतलब है 20 घंटे क्या है, आइडल है। तो उन आइडल को, एफिशिएंसी को साथ एक और आ जाएगा आइडल आर वेरिएंस। अब आइडल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट कर देंगे बस। अब ये 20 घंटे यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ लग गई, कहानी समझ लग गई। Yes, sir. ऊपर जो कहानी थी, जब कोई आइडल टाइम नहीं था तब यहां पर 100 घंटे थे, ये भी 100 घंटे थे। आइडल को नहीं किसी से कंपेयर कर रहे हैं, जी बेटा, आइडल को तो नहीं किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जिस तरह वेरिएबल एफ और एच में हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कर रहे हैं, आइडल में तो नहीं, आइडल में, आइडल बनाने के लिए जरूर आप कर सकते हैं। आइडल जो बनता है, आइडल जो अभी हमने बनाया वो है एक्चुअल्स आर पेड माइनस एक्चुअल्स आर वर्क, ऐसे कैलकुलेट होता है कि 100 घंटे माइनस 80 घंटे इज इक्वल टू 20 आवर्स। आइडल आवर्स कैलकुलेट होते हैं, कोई स्टैंडर्ड की कोई बात नहीं। मैंने आपको बोला एफिशिएंसी के दो हिस्से करते हैं, क्या करते हैं, एफिशिएंसी को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, एफिशिएंसी रह जाती है, क्या होता है, आइडल आ जाता है। बस दो हिस्सों में तोड़ना है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ लग गई जी, कहानी ओके है, तो बोले जी। Yes. तो ये सारे के सारे फार्मूलाज मेजरली ये क्या सारे एक ही तरीके से हैं, कोई एक भी फर्क हुआ, सिर्फ से याद रखना है कहां पे कौन सी चीज लेनी है। अच्छा, अब मटेरियल के अंदर एक कहानी छोटी सी और आती है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी में आती है, मटेरियल प्राइस में आती है, मेरा ख्याल प्राइस में आती है, क्वांटिटी में आती है, Uses तो quantity है। भाईजान प्राइस में आती है, क्या हो गया, ये कहानी है। स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेनी है या एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी है, इसका फर्क है। परचेज कब लेनी है और यूज्ड कब लेनी है। जनाब, अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे होंगे तो फिर प्राइस
परचेज, Purchase. P stands for purchase, U stands for use, ठीक है? यस ठीक है भाई इतनी सी कहानी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ठीक है? P stands for, यहाँ पर P stands for purchase है और U stands for used है। क्लियर? डन? ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और नीचे प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल कॉस्टिंग होगा। जी जी, ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप याद कैसे रखेंगे? एस के जरिए याद रखेंगे, हैं? एसपी 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 SP बोला एसपी हाँ और यूज्ड एक्चुअली हुआ फाइफो हो, एवरेज कॉस्ट लग रही हो, मींस एवरेज हो, तो ये बच्चा कहता है जी ऐसे याद रखेंगे, ये एस है और ये पी है, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी के बाद एस, पी के बाद एस आता है, लेकिन ए के बाद यू नहीं आता। बड़ी अच्छी कहानी में मैं एक और जुगाड़ बताने लगा। क्या बताने लगा हूँ? एक और जुगाड़ बताने लगा हूँ आपको। एक तो जुगाड़ आपने कहा ना एस और पी, एस पी, एक और जुगाड़ ये देखें जनाब, ये है एक्चुअल कॉस्टिंग। क्या है? नहीं, जुगाड़ ही बस याद रहनी है आपको और कुछ नहीं याद रहना। ये कौन सी है जी? एक्चुअल कॉस्टिंग। इसमें क्या आती है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। इस यू को उल्टा करो तो क्या लगता है? एक्चुअल वाह वाह सर जी क्या कहानी है? क्या बात है ना, मजेदार कहानी। इस यू को उल्टा करो तो क्या बन जाता है? कोई लिंक बनता है ना थोड़ा थोड़ा सा। जुगाड़ ऐसी होती है, ऐसे ही जैसे पी और एस की जुगाड़ बनाई हुई है, उसी तरह से ये भी एक जुगाड़ है। दो जुगाड़े याद लिंक हो सकती हैं। ऐसा लिंक हो रहा है, समझ नहीं है। जुगाड़ कभी लिंक नहीं होती। इससे उल्टा नहीं हो रहा। जनाब इसके आगे डैश के डाल दो, क्या हो गया? उल्टा ए। अब लिंक हो गया। आपको देर से अदृष्ट So this is only a जुगाड़, nothing else, just to remember कि आप कोई चीज भूले ना, अदरवाइज इसका कोई लिंकिंग नॉलेज से नहीं है। नॉलेज से लिंक कुछ और है कि why we use purchase and why we use used in both of these, that is something different. वो लॉजिक और क्या है जी? वही लॉजिक और है। लॉजिक की बात आई तो लॉजिक भी मैं डिस्कस चलो कर लेता हूँ। जनाब इज्जत माफ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है कि जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हों तो मटेरियल का अकाउंट होता है। क्या होता है जी? मटेरियल का अकाउंट होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है कि जैसे हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मालूम करके तमाम यूनिट्स जो भी बनते हैं क्या करते हैं, उसके ऊपर एक ही रेट अप्लाई कर देते हैं जी, बोले जी, कर देते हैं। उसी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है कि आप सबके लिए आप एक ही स्टैंडर्ड बना लो। क्या बना लो? एक ही स्टैंडर्ड बना लो। अब आप जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं इन्वेंट्री के लिए, इसका मतलब अगर एक चीज आपने डिसाइड कर ली है ना 10 रुपए की है, आपने 100 यूनिट्स लिए हैं, तो आपने यहाँ पे 10 के हिसाब से लिखने हैं इन्वेंट्री में। कितना आएगा? 1000। और जब आउट होंगे WIP को जाएंगे तब भी क्या होगा? आपने 40 यूनिट्स इशू किए, किस रेट पर जाएंगे? 10 के ऊपर ही जाएंगे। अब भले आप इससे ज्यादा खरीदो या कम खरीदो। अब मसला आया, फर्ज करते हैं हमें ये यूनिट्स जो हमने खरीदे थे, ये कब, ये कितने में खरीदे? हमने 11 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे? 11 रुपए में खरीदे।
तो अब मटेरियल का अकाउंट तो हमने किस पर डेबिट किया, एज पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 100 ज़रब 10 के ऊपर 1000, लेकिन पैसे देने क्या हैं आपने 11 के हिसाब से 100 ज़रब 11, और दरमियान में फिर एक कूद के आएगा 100 रुपया, जो क्या हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और ये जर्नल एंट्री आपके कोर्स का हिस्सा है। बिल्कुल सर, ठीक है, तो ये आपका लॉजिक है कि जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं तो आपने मटेरियल का अकाउंट रखना ही किसके ऊपर है, स्टैंडर्ड के ऊपर चलाना है। तो फिर अब इधर 10 रुपए है, इधर भी 10 रुपए इशू, और जो प्राइसिंग है इसके अंदर कोई फर्क ही नहीं है। तो जो आपका वेरिएंस की रिकॉर्डिंग है ना, वो परचेज के ऊपर ही कर देते हो। किस वक्त कर देते हो, जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही होती है, तो व्हेन वी यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम वेरिएंस जो हैं रिकॉर्ड कर देते हैं एट टाइम ऑफ परचेज। तो जब परचेज के ऊपर रिकॉर्ड कर देते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये होगी इसकी लॉजिक। क्लियर? अच्छा, अगली कहानी यूज कब लेते हैं। अब आपकी मटीरियल की इन्वेंटरी चली, ये आपकी कौन सी थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। ये क्या थी आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आपका इन्वेंटरी काउंट बन रहा है। अब आपने कहा कि जनाब एक्चुअल कॉस्टिंग 5 FO के ऊपर बन रहा है। अब मटेरियल आपने खरीदा, अब मटेरियल आप खरीद रहे हो 11 रुपए, कितने पे, अब ये एक्चुअल कॉस्टिंग पे चल रहा है, अकाउंट किस पे चल रहा है, एक्चुअल कॉस्टिंग पे चल रहा है। किस पे, एक्चुअल कॉस्टिंग पे चल रहा है। तो आपने मटेरियल डेबिट किया और कैश या पेएबल क्रेडिट किया। अब आपने 100 यूनिट्स लिए, अब 11 ही लेने हैं आपने, क्योंकि ये चल किस पर है, एक्चुअल कॉस्टिंग पे है। किस पे चल रहा है, एक्चुअल कॉस्टिंग पे चल रहा है। मटेरियल डेबिट, कैश क्रेडिट, आपकी पहली एंट्री होगी मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट। आपने 100 यूनिट्स ले लिए 11 रुपए पे, 1100 की आपने बुकिंग कर ली। अब इसके वक्त इस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं, अब चूंकि ये एक्चुअल पे चल रहा है, इसने आउट किस पे होना है, एक्चुअल पे होना है, ऐसे ही है। तो WIP को जब ये जाएगा तो इसने तो नहीं, एक्चुअल इस पे नहीं जाएगा, 10 पे जाए। अब जब WIP को जाना है तब आपने इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से फेंकना है, और 40 यूनिट्स आपने इशू किए और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से इशू कर दिए, क्योंकि आपने एक रेट बना लिया हुआ, रेट एक ही 10 रुपए बना लिया हुआ है कि WIP को जब भी फेंकना है क्या करना है, एक स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक फेंकना, जैसे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फेंकते हैं। उसमें के अंदर क्या होता है, एक्चुअल कॉस्टिंग तो कुछ और चल रही होती है, लेकिन ट्रांसफर किस पे कर छोड़ते हैं आप, किस रेट पे, जो आपने एक रेट बताया होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, WIP में वो ट्रांसफर होता है, और बाकी का खाता अंडर या ओवर के जरिए एडजस्ट होता है। तो अब यहां पर भी वही काम होता है। यहां पर क्या होना है, WIP को ट्रांसफर कितने पे कर दोगे, WIP डेबिट कैसे हो जाएगा, 10 WIP डेबिट होगा किस पर, 10 पर, स्टैंडर्ड कितना, 40, ठीक। मटेरियल के अंदर कहानी किस पर चल रही है, मटेरियल के अंदर कहानी एक्चुअल कॉस्टिंग चल रही है, मटेरियल अकाउंट किस पर बन रहा है, एक्चुअल पर। तो अब ये 40 ज़रब 11 के ऊपर आ रहे हैं, कितने हो गए, 440। दरमियान में क्या होगा, 40 का वेरिएंस आ जाएगा, ये होगा मटेरियल प्राइस
वेरिएंस। और अब ये रिकॉर्डिंग किस वक्त हो रही है? एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस, एट द टाइम ऑफ यूज, एट टाइम ऑफ यूज रिकॉर्डिंग हो रही है। So ये दोनों टाइम लगा रहता है जब हम इशू कर रहे होते हैं, जब यूज करना होता है, क्या मतलब? जब हम वर्किंग प्रोसेस में चीज इशू करते हैं। बेटा साइंस थोड़ी सी समझो। साइंस है इन्वेंट्री की, मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे चलना, ठीक है, या फिर मटेरियल का किस पर चलना? एक्चुअल कॉस्टिंग पे चलना। अगर ये एक्चुअल कॉस्टिंग पे चला तो क्या होगा डेबिट? एक्चुअल पे जाएगा, एक्चुअल पे ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर दो हिस्से आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? दो हिस्से आ जाएंगे। WIP को चला जाएगा 1000 कितने थे? 40 ज़रब 10, और बाकी क्या लिखा जाएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस 40 ये और 400 ये। क्लियर होगी कहानी? तो बाकी का एट द टाइम ऑफ इश्यूज मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखा जाएगा। सर ये एमपीवी अगर वो मार्जिन और हम आपकी कॉस्टिंग के पीएनएल में देखें तो कितना जाएगा ये? हाय, जरा रुको, जरा सब्र करो, कोई ऐसी कहानी मिक्स करके नहीं आनी, ठीक है? ये एक जस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कहानियां हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओवरऑल फॉलो करना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा? फिर बार बार वेरिएंसेस रिकॉर्ड होंगे, हर महीने बाद वेरिएंसेस रिकॉर्ड हो रहे होंगे, हर इशू के वक्त क्या हो रहा होगा? वेरिएंस रिकॉर्ड हो रहा होगा, वैसे रिकॉर्ड हो रहा होगा। और ये रीजन है कि अगर हम एक्चुअल जो कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो देख यहाँ पर क्या है? 11 पे। इशू कितने पे जाना है? 10 पर। तो फिर क्या करो? बाकी का क्या रिकॉर्ड करो? मटेरियल प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड, ताकि ये वाला लेजर बैलेंस रहे और दूसरे वाले लेजर में क्या जाए? ठीक चीज से 10 रुपए पे चीज चली जाए। सो दिस इज द डिफरेंस कि कब हम मटेरियल को एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेते हैं और कब हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेते हैं। सो ये दिस वाज द लॉजिक। अभी मजीद बहस करने का टाइम नहीं था। ये जो लेबर के वेरिएंसेस थे ये विद प्लान्ड आइडल टाइम थे। क्या थे? आइडल टाइम, प्लान्ड आइडल टाइम क्या है? आइडल टाइम पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये प्लान्ड वाला नहीं है, ये अनप्लान्ड वाला पढ़ाया है। प्लान्ड वाले की कहानी बड़ी लंबी है, ये वाला पढ़ाया नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट। पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए तो पूरा एक लेक्चर चाहिए, समझाने के लिए क्या चाहिए? पूरा एक फुल फ्लैग लेक्चर चाहिए। वो इतनी जल्दी समझ आने वाली चीज नहीं है। समझो, आगे बढ़ते हैं। फिक्स वेरिएंस के फार्मूलास, किसके वेरिएंस के फार्मूलास? फिक्स वेरिएंस के फार्मूला सारे हो गए ना? मटेरियल के फार्मूला हो गए, लेबर के फार्मूलाज हो गए, वेरिएबल एफओएच के फार्मूलाज हो गए। तो ये तीनों तो क्या है? सेम है। मटेरियल के अंदर सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, कौन सा? यूज और परचेज। अब इसके अंदर कैसे निकालोगे परचेज और यूज की कहानी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूज। बिल्कुल सर, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओह सब्र करना यार, मैं जरा वक्री टाइप का बंदा है। मटेरियल डेबिट, पेएबल, क्रेडिट, ये आपका क्या चीज आ गई है? परचेज। और ये क्या आ रही है? यूज। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू यूज। यूज प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू Purchase. परचेज। कभी भी भूल जाओ टी काउंट बनाओ, रिवर्स बैक आना, ये चीज बनानी है, ये चीज वाले मेरा इधर आना है। टी काउंट के जरिए भी बना सकते हो। इस वर्किंग को वैसे रटा अगर भूल जाता है तो बेस ओपन कर लिया आपने, वर्किंग में टी काउंट बना दो, इसको कौन सा मसला है? सीडी लिखो, बीडी लिखो, यूज के बना यूज लिखो, बैलेंस शीट इसको निकाल दो। बीडी मौजूद है, सीडी मौजूद है, ये परचेज वाली मौजूद है, यूज निकालनी है, बैलेंस शीट इसको निकाल दो। तो लिहाजा यूज से परचेज पे शिफ्ट हो सकते हैं, परचेज से यूज पे शिफ्ट हो सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की कहानी के जरिए।
डन है जी। और ठीक है प्यारे बच्चों, फिक्स एफर्ट वेरिएंस। चार चीजें बस बनानी है आपने। क्या करनी है? कितनी चीजें? ओनली 4 थिंग्स यू हैव टू वर्क आउट। नंबर 1 एक्चुअल फिक्स एफर्ट। क्वेश्चन से क्या ढूंढेंगे? एक्चुअल फिक्स। पहले नंबर पे लिख देंगे। दूसरे नंबर पर बजटेड लिखेंगे, लिख देंगे। तीसरे नंबर को छोड़ देंगे फिलहाल। चौथे नंबर पे लिखेंगे एब्जॉर्ब। कितनी चीजें बोल रहा हूं? कहीं पे नीचे जाके अपने हाथों से लिखूंगा ना, ज्यादा जल्दी शायद समझ लग जाएगी। क्या लिखोगे पहले नंबर पर? एक्चुअल। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर खाली छोड़ दोगे, और चौथे नंबर पर एब्जॉर्ब लिख दो। एब्जॉर्ब का फार्मूला स्टैंडर्ड्स आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। अगर ये बेस कर रहा होगा आर, अगर ये यूनिट्स पर बेस कर रहा होगा तो फिर दरम्यान में कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये आर पर बेस कर रहा होगा तो फिर दरम्यान में तीसरी चीज आ जाएगी। वो क्या आएगा? वो आएगा एक्चुअल्स आर इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। टोटल 4 चीजें वर्कआउट करेंगे। आपका फिक्स एफओएच ऐसे हो जाएगा इंशाल्लाह। दरमियान तीसरे नंबर पर कोई नाम नहीं देंगे, नहीं कुछ नाम नहीं। क्या क्या मालूम करना है अपने? ये पहले वाला तीसरा वाला सेम नहीं है। ये दो क्या? पहला वाला एक्चुअल फिक्स एफओएच। नीचे भी तीसरे नंबर पे ये एक्चुअल आर इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर है। एक्चुअल आर की बेसिस के ऊपर एब्जॉर्प्शन की कहानी। 3 4 2 और 1 का डिफरेंस है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या जी? एक्सपेंडिचर वेरिएंस मालूम करना हो तो जो सी भी कहानी करेंगे आप 2 - 1 करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या करोगे? एक्सपेंडिचर वेरिएंस ऊपर की वर्किंग में 2 - 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अगली कहानी वॉल्यूम वेरिएंस की। वॉल्यूम वेरिएंस आपकी कहानी है ये 4 और 2, यानी एब्जॉर्ब्ड और बजटेड की कहानी। ये कौन सा वेरिएंस है? वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस। 4 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? करना उल्टा ही है। क्या करना है? करना उल्टा है। 2 से 1 4 2 - 1 4 - 2। अगर आप आसान नहीं चाहते हैं, ये डिसीजन सही तरीके से करना चाहते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस है उनका फार्मूला है पॉजिटिव आंसर आएगा तो फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आएगा तो एडवर्स। जितने भी फार्मूला जितने भी पढ़ाए हैं, सेल वेरिएंसेस को छोड़ के एक्सपेंडिचर वेरिएंस जितने भी हैं, इस तरीके से जो सा भी आंसर आएगा पॉजिटिव आंसर आ जाएगा तो क्या करोगे? वो क्या है? फेवरेबल। नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो एडवर्स। मर्जी है, अनफेवरेबल कोई नहीं बोलता, एडवर्स ही बोलता है। ठीक है? और फिक्स एफओएच के अंदर क्या बोल रहा हूँ? रिवर्स ऑर्डर में चलना है। जिस तरतीब से लिखा रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर में चलोगे, आंसर पॉजिटिव आएगा तो क्या लिख देना? फेवरेबल। नेगेटिव आएगा तो क्या लिख देना? एडवर्स। ठीक है? ये फुल फ्लैश वर्किंग करने के बाद, सारा चेकिंग करने के बाद आपको बोल रहा हूं। अब अगली कहानी आती है वॉल्यूम के 2 हिस्से करना, वॉल्यूम कैपेसिटी एंड वॉल्यूम एफिशिएंसी। सी पहले आता है, ई बाद में। क्या है? सी पहले और ई बाद में। तो 3 - 2 करोगे तो क्या आएगा? 3 - 2 करोगे सी आएगा, कैपेसिटी आएगा, और 4 - 3 करोगे तो एफिशिएंसी आएगा। तीन -2 करोगे तो क्या आएगा? कैपेसिटी आएगा। और
4 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा? एफिशिएंसी। पॉजिटिव हुआ और अगर 4 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? टोटल वेरिएंस अंडर या ओवर ओवर एब्जॉर्ब्ड आएगा। 4 माइनस 1। कैपेसिटी और एफिशिएंसी में भी सर पॉजिटिव हुआ तो यस, सब जगह पे ये बहुत जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी सवाल कर लो, इस तरीके से चलोगे आंसर फिट बैठेंगे। पॉजिटिव आंसर प्रोवाइडेड, चलो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में करना है। 2 माइनस 1 आंसर पॉजिटिव क्या आएगा? फेवरेबल। आंसर नेगेटिव क्या आएगा? एडवर्स। 4 माइनस 2 पॉजिटिव आंसर आएगा तो फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आएगा तो एडवर्स। 3 माइनस 2 कैपेसिटी, पॉजिटिव आंसर आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आया तो एडवर्स। इस लॉजिक समझाने का टाइम नहीं है, मैं पूरी लॉजिक्स के साथ डिस्कशन करता होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस वक्त टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए सिर्फ जुगाड़ी काम है। जो अल्टीमेट डिसीजन, जो फाइनल कंक्लूजन हुए हैं वो बताओ। 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? एफिशिएंसी। तरतीब बता दी याद रखने की, इस तरतीब से ये काम करना है। सी पहले आता है, ई बाद में। सबसे प्रॉब्लम बच्चों को ये होता है कि जी कैपेसिटी कौन सा है और एफिशिएंसी कौन सा है। तो तरीका कार क्या है? एबीसी के हिसाब से सी पहले आता है, ई बाद में आता है। सी भी 3 से अंदर पे या निकालना भी 3। और यार तेरी मेहरबानी यार, और नई चीज़ें करना। सी पहले, ई बाद में, ये आसान है। ठीक है जी। अच्छा, मोर देन 1 की मिक्स और यील्ड की वेरिएंस की कहानी बाद में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। जनरल एंटीज बाद में अगर टाइम मिल गया तो करेंगे, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। क्या सवाल है जी? प्राइस और यील्ड भी आ गया, रेट एंड एफिशिएंसी भी आ गया, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी भी आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी आ गया। क्या कुछ करना है जी? एक बात पक्की सच्ची याद करनी। क्या करना है? पक्की सच्ची। अगर वेरिएंस को करना चाहते हो ना, अगर आसानी से करना चाहते हो तो फार्मूलाज जो से सवाल आया है फार्मूला लिख दो और एक रफ वर्किंग शुरू कर दो। रफ वर्किंग का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ये नहीं बनाओगे सवाल नहीं होगा, टकरे मारते रहोगे। क्या करोगे? टकरे मारते रहोगे। लेकिन ये काम कर दोगे तो टकरे खत्म हो जाएंगे, कम ही खत्म हो जाएंगे। आपको हर वक्त स्टैंडर्ड की कहानी चाहिए, पूरे फार्मूलाज में स्टैंडर्ड रेट चाहिए, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी भी चाहिए। तो आपको जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, ये कहानी क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू क्या होती है? वैल्यू पर यूनिट। ये जो वेरिएंसेस होते हैं इनमें हमारे जो कहानी है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की कहानियां, जो वेरिएंसेस हैं उनमें ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं, आसानी से जल्दी डील करने के लिए। और जो आपका होता है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें आपको ये वाली कहानी चाहिए। कॉस्ट कार्ड उसमें भी लाजमी है, कॉस्ट कार्ड इसमें भी लाजमी है। क्वेश्चन में डाटा देखें, क्या द ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टन, एक टन के हिसाब से दी हुई है, इज एज फॉलो। क्या क्वेश्चन के अंदर रेट दिया हुआ है? यस सर। क्वांटिटी मिसिंग है? नहीं। 80,000 को तो 50 का क्वांटिटी निकल सकती है। यस सर। ठीक, तो पहला काम क्या करेंगे आप? कॉस्ट कार्ड करेंगे। ये मिसिंग, इसमें भी एक चीज मिसिंग है, एक एक चीज क्या होगी? मिसिंग होगी। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड 40% क्या है? वेरिएबल है और टोटल क्या है? 150% ऑफ डायरेक्ट। तो जो सा डायरेक्ट लेबर है उसका 150% करेंगे, 145 आ जाएंगे, उसका 40% लेंगे तो क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। और बाकी
60% फिक्स। अब उसको भी आरबी बेस पे क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे। ये कॉस्ट कार्ड बना होगा। पहला काम क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ये चीज आ गई, 30,000 को 300 पे डिवाइड किया, घंटे आ गए। इसका ओवरहेड पूरा 45,000 बन गया, 150%। ओवरहेड्स आ गए, ओवरहेड्स को वेरिएबल एफओएच के ऊपर तोड़ा, कितने आ गए, 18,000। और फिक्स आ गया 27,000। इस 18,000 को ये लेबर आवर्स हैं, तो ये लेबर आवर्स यहाँ पे लिखे तो रेट निकल कर आ गया। ठीक, यही आवर्स यहाँ पे लिखे तो ये रेट निकल कर आ गया। ये नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, टकरें खाएंगे। अब जो काम करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना था। क्या करना था, प्राइस वेरिएंस। यील्ड की बात बाद में करते हैं। फार्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और परचेज। कौन सी लेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल कॉस्टिंग यूज हो रही है या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही है। फिर परचेज। हाँ, एक चीज, सादा सवाल हो, 10 वेरिएंसेस निकालने हो तो आप लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हो। लेकिन अगर आपको रिकॉन्सिलिएशन करनी है, क्या करनी है, रिकॉन्सिलिएशन करनी है, फिर चाहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही हो, जो मर्जी यूज हो रहा हो, तब आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज ही लेनी है, अदरवाइज सवाल नहीं हो सकता। रीजन, कोई रीजन बताए, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, वो यूज की बेसिस के ऊपर बनता है। इसकी बेसिस पे बनता है, यूज की बेसिस। तो इस वजह से अगर आपको रिकॉन्सिलिएशन करनी है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस चाहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही हो, क्या लोगे, यूज की ही बेसिस के ऊपर लोगे। ये पक्की सच्ची बात 100% होनी चाहिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आपने कहा मटेरियल प्राइस, फार्मूला लिखा हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। अब आपने एक्चुअल क्वांटिटी क्या लिखी है, परचेज। क्या अब आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस आ गई है यहाँ पे, 50 रुपए या एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन के अंदर से कहीं से और से मिल जाएगी जब आप बाकी की कहानियां पढ़ेंगे। डिटेल ऑफ ZD's operation for the month of this is as follows: 30 ton of F85 were produced compared to budgeted production of this. Opening inventory of X was इतने kg, opening inventory of Y इतने kg. 23,000 kg of X and 8,000 kg of Y purchased. क्या परचेज की कहानी मिल गई, 23,000। चुप करके क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के अंदर 23,000 लिख देंगे। अब एक्चुअल प्राइस की कहानी आ गई। एक्चुअल प्राइस आप ढूंढेंगे क्वेश्चन के अंदर, 52 रुपए में खरीदा, एक्चुअल प्राइस मिल गया। आपने कहानी को क्या कर दिया, फिटिंग कर दिया। अक्सर बात क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी इकट्ठी करके दी होती है। क्या हमने ये जो खरीदा है ना मटेरियल, वो इतने में खरीदा, मींस टोटल वैल्यू बताइए, क्या बताई होती है, टोटल वैल्यू बताई होती है। तो फिर इसको अलग-अलग से बार-बार तोड़ने की जरूरत नहीं है। भाई टोटल वैल्यू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी परचेज किया, कितने में परचेज किया, टोटल लिख दो और वेरिएंस निकल दो। अगली कहानी मटेरियल सॉरी यील्ड वेरिएंस की कहानी के बाद कहानी है लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फार्मूला होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल्स आर पेड। आप क्वेश्चन में आगे जाएंगे और कहेंगे कि जनाब आपको जो डाटा चाहिए, क्या स्टैंडर्ड रेट आपने मालूम किए हुए हैं, स्टैंडर्ड रेट पेपर का मौजूद है, 300 रुपए घंटा, क्वांटिटी इधर लिखनी है, रेट इधर लिखना, आगे पीछे नहीं करना। स्टैंडर्ड रेट आ गया,
कितना 300 रुपये घंटा माइनस एक्चुअल रेट बाद में देखेंगे इनटू एक्चुअल्स आर पेड। आप क्वेश्चन में देखेंगे और कोई डाटा आपको मिल रहा हो 3200 लेबर आर यूज एंड द टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज, जैसे ये बताइए टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 9,20,000। ड्यू टू इन्फ्लेशन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीड द बजट बाय, ठीक है ये कहानी बात की। अब इतने घंटे यूज किया, कोई आइडल टाइम की कहानी दरमियान में मौजूद है, इसका मतलब है एक्चुअल आर पेड और एक्चुअल आर यूज क्या है बराबर है। तो 32 उठाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे वैल्यू इकट्ठी दे दी थी इसमें, रेट निकालने की जरूरत नहीं है, चुप करके ये पूरे के पूरे फिगर के लिए क्या है एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर पेड, जितने भी पेमेंट किया ये सारी की सारी यहाँ पे लिखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी वेरिएंस आ जाएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट पहले से निकाल दिया हुआ है। अब आप अगर इन दोनों के फार्मूलाज लिख लोगे ना तो फिर मैं ऐसे करता होता हूँ 300 फाइंड किया, 300 यहाँ पे भी लिखा, 300 यहाँ पे भी लिखा, 300 यहाँ पे भी लिखा, एक ही दफा लाइक दिस। मैं एक दफा करके बता देता हूँ। आपने फार्मूला लिखा लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल्स आर पेड इनटू एक्चुअल्स आर पेड, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल्स आर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। और मैं 300 स्टैंडर्ड रेट फाइंड किया, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पे भी। दिस हाउ दिस विल बी फिल्ड आउट। फिर आपको क्या चाहिए एक्चुअल आर आपने यहाँ पे भी लिख दिए 3200, यहाँ पर भी लिख दिए। ठीक, ये वाली चीज थी 9,20,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला पूरा हो गया था। स्टैंडर्ड आर लगने कितने चाहिए थे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अब आपने फार्मूला से लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड आर लगने कितने चाहिए थे 100 घंटे, पहले मिसिंग था। अब जब कैलकुलेशन करनी है तो बार बार उस कैलकुलेशन सोचने में बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ लगती कि कैसे कैलकुलेट होता है। फिर पता नहीं कहाँ से मिल रहे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये बेस वर्किंग करनी है वेरिएंस। अब ढूंढने में टाइम नहीं होगा। स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए 100 घंटे, उठाएंगे स्टैंडर्ड आर 100 लिखेंगे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन से ढूंढेंगे कितनी है। $30 टन ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड, 1 टन कितने का 3000, 1 टन कितने का 1000 केजी, इसका मतलब कितना हुआ 30,000 केजी। केजी में काम कर रहे हैं ना आप सारा कहानी केजी के हिसाब से चलिए, तो इसका मतलब 30,000 केजी हमने क्या किया है प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस मिल गया 30,000 केजी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और 100 रुपये पर टन में पर क्या है कितने निकाला था पर घंटा, 100 घंटे हैं 300 रुपये घंटा, तो 30,000 केजी किधर गया आंसर, किधर गया स्टैंडर्ड्स आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 1 टन के लिए 100 लेबर आर लगते हैं, 1 टन के लिए ऊपर 1 टन की कहानी 100 लेबर आर इनटू 30 टन। यहाँ पे अपने लिए आसानी के लिए ऐसे जजमेंट हो जाती है। एक्चुअल आर कितने लगे, अगर मैं यहाँ पर 30,000 ले लेता तो क्या होना था, अजीबोगरीब सा हो जाना था। तो यहाँ से भी सोच सकते हो, ठीक नहीं हो जाएगा। क्या सवाल में ऐसे ऐसे चीजें पूरी हो रही हैं, ऐसी पूरी हो रही है। और एक बात याद रखें, जो सी चीज पूरी हो रही है वो करते जाओ, जो सी चीज नहीं पूरी हो रही वो
एज्यूम नहीं करते जाओ, इसमें अजम्पशन की कहानी नहीं है, ऐसी सीधी सीधी कहानी है। बस पहले क्या करना है, मालूम करना है आपको कॉस्ट का, नहीं तो फिर अजम्पशन की कहानी शुरू हो जाएगी। फिक्स एफओएच के वेरिएंसेस कैसे मालूम करोगे? 1 2 3 4 क्या कुछ बनाना है? फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस से मालूम करना है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? 2 और 1 का डिफरेंस, यानी कि आपको बजट चाहिए और एक्चुअल चाहिए, बस नथिंग एल्स, सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस मालूम करो। तो आप जुबानी कह सकते हो फिक्स एफओएच, आपने कैलकुलेशन में किया, यस सर। बजट बनाया, फिक्स एफओएच क्या 27,000 बजटेड बनाया, ट्रांसफर बजट कितने हैं? Yes. 27,000। ठीक हो गया। यस अब अगर पहले ये काम ना किया होता तो फिर टिकने मार, फिर ढूंढना था और ये भी नहीं समझ लगनी थी अब निकालने तो निकालेंगे कैसे। अब पहले से निकल के पढ़ा हुआ बजट पढ़ा हुआ, एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर से देख लो कि कितना है। वो इंक्रीज का बोला होगा 5% एक्चुअल मतलब कम हो गया। ड्यू टू इन्फ्लेशन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीडेड द बजट बाय 5%। तो 5% की वेरिएंस है। हाँ, लेकिन 27,000 के ऊपर लेना है ना, 27,000 बजट है, 27,000 से ऊपर कर दो 5%, 2835 और दोनों का टैक्स ले लो। अच्छा 27,000 क्या था पर टन, और टन कितने हमारे 33, और बजट कितने गया, ये पर टन था ना, 27,000 पर टन था, और एक्चुअल खर्चे कितने दिए हैं? 33 बजट 33 टन। हाँ बजटेड प्रोडक्शन क्या है? 33 टन। ठीक, 33 टन को वो जो 27,000 से उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही है, यस पर टन था ना, यस और एक्चुअल में कितना किया? 30 टन, 30 टन। और उसी की कहानी 5% बढ़ा के वो भी लिख दो। 27,000 ज़रा 33 टन, ये आ गया बजटेड कहानी, एक्चुअल खर्चे 5% से ज़्यादा। ठीक है, हाँ तो दोनों चीज़ें लग रही हैं, और ज़्यादातर क्या हो जाएगा यार मुझे बताओ कि थोड़ी बहुत आगे पीछे से गलती कर रहा होगा, तो इतना मार्जिन तो एग्जामिनर ने दिया हुआ, थोड़ी बहुत आगे पीछे गलती करेंगे, लेकिन अगर तरतीब से तरीके से काम करोगे ना तो बहुत सारा काम बहुत सही हो जाएगा। मोर देन 50% आराम से इजीली मार्क्स अचीवेबल है इसमें। अच्छा जी, अब कहानी यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस बच्चों उसका एक फॉर्मेट है, क्या है? फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को फॉलो करें। देखा है तकरीबन हर कोई अपने अपने अंदाज से तरतीब चेंज करके इसी फॉर्मेट को यूज करता है। कोई ये चीज पहले लिखता है, ये चीज बाद में लिखता है। ठीक, मेरी आदत है कि मैं एक्चुअल को सबसे पहले लिखता हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स। मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, एक्स और वाई। अगर एक्चुअल क्वांटिटी 10,000 इसकी यूज की है, 20,000 इसकी यूज की है, टोटल कितनी हो गई? 30,000। एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स, AQAM। दूसरे नंबर पे क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्सिंग। इसी टोटल को उठाते हैं और एज इट इज लिख देते हैं इधर, और फिर एक स्टैंडर्ड रेशियो दी होती है कि आपने ये जो रेसिपी है इसके अंदर 3:4 के अंदर ऐड अप कर, एक्स और वाई, 3:4 या 2:4 या 2:5, whatsoever it is। कौन सी रेशियो ले लूं? 2:1 ले लूं, 2:5 कर दे, 2:5, यानी कि 2x के डलेंगे तो 5 y के डलेंगे।
अब इस 30,000 को तोड़ देते हैं हम। 30,000 ज़रब 2 तक़सीम 7, 2 जमा 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। और 30,000 को तोड़ दें ज़रब 5 तक़सीम 7, तो आपकी एक वैल्यू आ गई। ठीक है। इससे अगली कहानी होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्सिंग में, फुल स्टैंडर्ड की कहानी। अब ये बेस करती है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल यूनिट्स जितने भी आए हैं, मसलन यूनिट्स बनाए हमने 5200, कितने बनाए? 5200 यूनिट्स बनाए, तो रेशो में 2 और रेशो 5 रेशो में जाने थे। तो 5200 यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, और 5200 यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो ये क्या आएगी हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। ये यूनिट स्पेस है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। कितना हुआ? 5 हो, तो ये 10,400। ये 5200 यूनिट है सर? हाँ जी, 5200 यूनिट। प्राइस 36,000। 5200 यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक, यहाँ तक करने के बाद एक लिखते हैं हम स्टैंडर्ड प्राइस। क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस। अगला कॉलम कौन सा होता है? स्टैंडर्ड प्राइस। अब हम कहानी शुरू करते हैं मटेरियल का कौन सा वेरिएंस? यूजेज वेरिएंस। कौन सा? यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का फार्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस में मौजूद है? 3 में। एक्चुअल क्वांटिटी किस में मौजूद है? इसमें। और स्टैंडर्ड प्राइस किस में मौजूद है? तो 3 - 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूजेज वेरिएंस। उससे अगली कहानी, M पहले आता है, Y बाद में आता है। यार कोई ना कोई तो जुगाड़ बनानी है ना फिर हमें। ये जो लिखा हुआ है, क्या? ये जो लिखा हुआ है, ये नहीं लिंक हो रहा? नो, आपने किसी और तरीके से शायद पढ़ा होगा। तरतीब चेंज कर दीजिएगा। M पहले आता है और Y बाद में आता है। घर जाके जब चीजें लिखोगे ना तो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। 2 - 1 का डिफरेंस मिक्स वेरिएंस, 3 - 2 का डिफरेंस यील्ड वेरिएंस। M पहले, Y बाद में। तो 2 - 1, अब ये 3 से 1 का डिफरेंस पहले यूजेज बनाया था। यूजेज का 2 इसे तोड़नी है। क्या करना है? यूजेज के 2 इसे तोड़नी है। तो 2 - 1 मिक्स, 3 - 2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहां पर देखो, जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर स्टैंडर्ड मौजूद है, यहां पर दोनों क्या है? एक्चुअल। जब इन दोनों की मिक्सिंग के हिसाब से देखोगे, ये क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स। ये क्या है? ये कौन सा है? स्टैंडर्ड मिक्स। ये क्या है? इसका मतलब है इन ये दोनों क्या चीजें हैं? सेम है। एक्चुअल क्वांटिटी क्या चीज है? सेम है। तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या चीज रिजल्ट करेगी? मिक्स वेरिएंस। क्या रिजल्ट करेगा? मिक्स वेरिएंस रिजल्ट करेगा। स्टैंडर्ड मिक्सिंग माइनस एक्चुअल मिक्सिंग, ये तो दोनों सेम है। जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? मिक्सिंग का डिफरेंस निकलेगा। और क्या चीज रिजल्ट करेगा? मिक्स वेरिएंस। अब इधर आ जाएंगे, इधर क्या चीज सेम है? मिक्सिंग सेम है। मिक्सिंग क्या है जी? सेम। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या जनरेट करेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस। जस्ट क्वांटिटेटिव डिफरेंस। क्वांटिटेटिव डिफरेंस को क्या बोलते हैं? यील्डेज। क्या बोलते हैं? यील्डेज। क्या यील्ड बनती है? यील्ड किस बेस पे होती है? क्वांटिटी बेस पे। तो इन दोनों में ये दोनों चीजें सेम है, तो जो चीज सेम होती है वो तो
आउट हो जाती है, बाकी चीजें बच जाती हैं। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस क्या आएगा, यील्ड वेरिएंस। अब कुछ कुछ लिंकिंग हो जाएगी मेरा ख्याल है आप लोग, यस ठीक है। और जल्दी जल्दी काम करना हो तो 2-1 मिक्स एम पहले और 3-2 यील्ड बाद में। समहाउ मैंने कोशिश की है कि थोड़े से टाइम में आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाए। अब आ जाओ, यील्ड वेरिएंस का दूसरा तरीकाकार भी है। यील्ड वेरिएंस किस पर बेस करता है, क्वांटिटी पर। किस पर, क्वांटिटी, फाइनल आउटपुट के ऊपर। तो इसके दो तरीके कार है, एक तरीकाकार मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया, दूसरा तरीकाकार यहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक, हमें दोनों तरीके कार से आ सकता है। स्टडी डेस्क की एक एग्जांपल है, यहाँ पे दोनों तरीके कार से उसने सिखाया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्सिंग। अब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेना था हमने, क्या लेना था, अब एक्चुअल क्वांटिटी यूज डायरेक्टली मौजूद नहीं था आपके पास। मटेरियल की कहानी में ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी एक्स और वाई की दी हुई थी, तो यूज मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको क्या कर सकते हैं, टी काउंट बना के फार्मूला बना सकते हैं। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो अब आपके पास ओपनिंग भी है, परचेजेस भी है और क्लोजिंग भी है। तो आप ओपनिंग माइनस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके आप पहुंच गए यूज्ड में। ये यूज की कहानी आ गई मटेरियल के यूज। आप इसी को ही मुकम्मल करना चाहो तो कर सकते हो, स्टैंडर्ड की रेशो में तकसीम कर दो, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से बना दो और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट कर दो। एक तरीका कार ये, और दूसरा तरीका कार है ये वाला, इसको कहते हैं तरीकाकार इनपुट की बेसिस पर। किस बेसिस पर, इनपुट, मटेरियल इनपुट होता है ना, तो बोले और इसको कहते हैं, ये वाली बेस है आउटपुट की बेसिस पर डायरेक्टली, कि आपको कितनी यील्डेज स्टैंडर्ड के मुताबिक हासिल करनी चाहिए है। आपको जो मटेरियल इन किया है 32,200, कितना किया है 32,200, ये इन करके स्टैंडर्ड के मुताबिक कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मटेरियल यूज। ये 32,200 आपने यूज किया और 1050 पर केजी आपकी वेट है। दोनों का वेट कितना इनपुट किया आपने, स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या होना चाहिए था, क्या ये छुपा हुआ था, नहीं गिवन था, नहीं था, आपने निकाला था, ये आपने निकाला था, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के जरिए निकाला था। ये चीज छुपी होती है, पूरे वेरिएंस में उसकी कहानी यही है, जो मर्जी हो जाए उसने ये चीजें छुपानी। अगर वो सारी चीजें दे देगा तो फिर तो क्या होगा काम, बिल्कुल सीधा सीधा था, उधर से उठाया उधर लिखा, उधर से उठाया उधर लिखा, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ओनली। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स चाहते हैं ना, सबसे पहले क्या काम करें, कॉस्ट कार्ड। तो 1050 केजी को तो मैं जनाब जरा समझाता हूँ साथ साथ, जनाब 1050 केजी इन करेंगे तो कितनी क्वांटिटी बननी चाहिए थी। ये स्टैंडर्ड की मिक्सिंग है। स्टैंडर्ड यील्ड क्या है, स्टैंडर्ड की यील्ड 32,200 एक्चुअल में इन किया, 1050 केजी पर यूनिट इन कर कितनी क्वांटिटी बननी चाहिए थी, 30.6777 टन 32,200 केजी इन करके, और एक्चुअल क्वांटिटी बनी कितनी, 30 टन। इसका मतलब हमने कम बनाई ज्यादा बनाई, क्या बनाई, एक्चुअल क्वांटिटी फ्रॉम एक्चुअल। हाँ, तो ये फेवरेबल क्यों लिखा हुआ है,
एडवर्स होना चाहिए, एडवर्स होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा बननी चाहिए थी, एक्चुअल क्वांटिटी कम है, ये एडवर्स होना चाहिए। ठीक, ये तो वही टेबल है वर्सेस वर्टिकल क्वांटिटी। हाँ सेम है। कौन सी? जो हमने ऊपर टेबल बताया उसी को ऊपर और ऊपर क्या है हाँ नहीं नहीं, ऊपर टेबल जो था ना वो मटेरियल के हिसाब से था, हर मटेरियल का अलग अलग कैलकुलेशन होनी है। तो ये यील्ड है टोटल के हिसाब से काम है। इसको कन्वर्ट किया, इस मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। कि स्टैंडर्ड की यील्ड क्या बोलते हैं? फिनिश गुड होती है। यील्डेज का मतलब क्या है? फिनिश गुड कितना जनरेट हुआ। आउटपुट मींस फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। कि स्टैंडर्ड के मुताबिक कितनी फिनिश गुड होनी चाहिए थी, एक्चुअल के मुताबिक है कितनी। तो इन्हीं चीजों में डिफरेंस देते हो ना, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही करते हो। अगर स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दो तो अब बनने इतने चाहिए थे, आपने बनाए कम, इसका मतलब एडवर्स है। अब स्टैंडर्ड रेट क्या लोगे? मसला ये है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लेना है टोटल, क्या लेना है? जिसमें मटेरियल भी आ रहा हो और दूसरा मटेरियल भी आ रहा हो। एक्स का रेट और वाई का रेट ये दोनों होंगे। कहां से मिलेंगे? ये एक टन कितने में पड़ेगा? 40,000। 2 टन कितने में, और वाई कितना लगेगा? यानी कि टोटल कितना लगेगा? एक फिनिश गुड में मटेरियल कितना लगेगा? 60,000 का मटेरियल लगेगा। अब फिनिश गुड के हिसाब से कहानी है, इस वजह से इधर आ रहे हैं, अभी तक नहीं जाना। अगर सर मटेरियल की कहानी थी फिर इधर खेलना। अब फिनिश गुड के हिसाब से कहानी इधर शिफ्ट हो गई। तो 60,000 हमारा एक्स और वाई लगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यील्डेज वेरिएंस आ जाएगा। उम्मीद तो है कि ये इनपुट के हिसाब से भी हो जाएगा। रेशो कौन सी वाली डालेंगे आप? इस रेशो में बांटेंगे पहले मटीरियल इनपुट को, फिर स्टैंडर्ड के क्या नाम है, एक्चुअल प्रोडक्शन 30 टन की है, उसके मुताबिक कितने टन होना चाहिए? 800 और 250। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगी, और फिर डिफरेंस लेंगे तो यील्ड वेरिएंस भी आ जाएगा और वो एग्जैक्टली इससे मैच करेगा। लेट्स चेक इट आउट। 30 टन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 800 से। किधर गया? 800 केजी पर टन। 30 टन को 800 से मल्टीप्लाई कर दें और 30 टन को 250 से। कितना आया जी? 24,000। 250 और 30 7500। टोटल कितना हो गया? चलो मारो गोली। 32,200 को तकसीम कर दो स्टैंडर्ड के हिसाब से। 32,200 ज़रब 800 तकसीम 1050। 32,200 ज़रब 250 तकसीम 1050। 24,533 766 767 कर देते हैं। 7667 और 24,533। अब यील्ड वेरिएंस किसका डिफरेंस है? 3 माइनस 2, इन दोनों का डिफरेंस। ये 1 2 3 आगे को जा रहे हैं सब, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या कह रही है? 50 पर केजी और 80 पर केजी। 50 और 80 ले जी। अब आपने यील्ड वेरिएंस बनाना है।
24 माइनस 24 533 कितना डिफरेंस आया 533 का माइनस में आया ना इनटू 50 माइनस 26,650 माइनस 26,650 ये एडवर्स हो गया माइनस की वजह से। पॉजिटिव आंसर क्या था फेवरेबल, नेगेटिव आंसर क्या था एडवर्स। 7500 माइनस 7667 167 जरा 80 13,360 13,360 ये भी एडवर्स आया। टोटल लगा दें कितना हो गया 40,010 हो गया। ये 10 रुपए का राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस की वजह से फर्क आया। तो आंसर दोनों से सेम आते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये वाला काम जल्दी जल्दी हो जाना है क्योंकि वो ये पहले दूसरे भी इससे कैलकुलेट हो जाते हैं। क्योंकि बाकी भी सारे हो चुके हैं, इसी अंदाज से स्पीड में कैलकुलेट हो जाते हैं। मिक्स भी आ जाए तो वो भी हो जाता है, डील आ जाए तो वो भी हो जाता है। सम दोनों तरीके आने चाहिए हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं जाना नहीं है। रिवर्स बैक तो सबसे आसान काम है। जी सर। आसान है भाई, अब आसान लगेगा ना। मैं हमने लगाया तो छोड़ना बस। आप छोड़ देना तो वो करता रहेगा। दोनों रिवर्स आना है। हाँ प्रोसेस के साथ सर ये क्या देखना पड़ रहा है? ओके फिर सवाल काट के ले आए यहाँ से। विद प्रोसेस कॉस्टिंग होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर हम सोचेंगे छोड़ना पड़ जाएगा हैं। सो जाना। वेरिएंस और प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों एक ही ग्रेड में है, दोनों को इकट्ठा किया जाए और सवाल बना दिया जाए। तेरा हालात बहुत खराब होंगे। जनाब हालात खराब होने वाली बात नहीं। मेरी उसको मार्जिनल और उसके साथ मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ हाँ जी आसिफ बिल्कुल आसिफ वो इससे ऊपर लिखा हुआ था। अभी तक टाइम नहीं है, मैं सारी चीजें जो है ना डिस्कशन करता चला जाऊँ। क्या करें? क्या कोई वीडियो नहीं है? हाँ बहुत सारी वीडियोज हैं, क्यों रुको जरा सब्र करो। आप परेशान हो गए, ये काम सबसे आसान है। ये तो है ही आसान बिल्कुल। ये बच्चा शरारती है। बचपन से है भाई। क्या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाते होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग? यस ई स्टेटमेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाते हैं? यस सर। बनाते होते हैं। आती है ना यस प्रोसेस कॉस्टिंग में। यूनिट मोबाइल ले रहे हैं। ओपनिंग WIP होगा, कोई आप इनपुट करेंगे, कोई आउटपुट होगा, फिर कोई लॉसेस होंगे, फिर कोई क्लोजिंग होगा। ठीक, फिर आप जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो 3 चीज़ों के बनाए जाते हैं। किस किस के? नंबर 1 क्लोजिंग WIP, नंबर 2 ओपनिंग क्लोजिंग WIP के, फिनिश गुड कंप्लीटेड के और एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल गेन। सिर्फ 3 चीज़ों के बनते हैं, ओपनिंग शामिल नहीं होगा। ठीक, हाँ FIFO अगर हम कर रहे हो तो उसके अंदर नजर आता है कि ओपनिंग, लेकिन एक्चुअल में फिनिश गुड की 2 पार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ लग गई? तो असल में अगर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ प्रोसेस कॉस्टिंग को अगर वेरिएंस के साथ मिल जाए तो आपकी बेस पहले बनेगी इक्विवेलेंट यूनिट्स, फिर क्वेश्चन आगे चलेगा। अगली बात, हमारा एग्जामिनर इतना अच्छा है कि वो खुद गाइडेंस देता है कि पहले ये वाला काम करो,
बहुत तेज वो ना देना तो हमसे सवाल सॉल्व ना, आधे से ज्यादा दुनिया सवाल सॉल्व ना करे। यस सर। तो वो गाइडेंस देता है कि पहला काम क्या करो, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाओ। सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूलाज हमारे हैं मटेरियल रेट और यूजेज वेरिएंस, मसलन मटेरियल रेट का फार्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब ये बताएं इक्विवेलेंट यूनिट्स क्वांटिटी होती है या कुछ और होती है? क्वांटिटी होती है। अब क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर दो कॉलम होते हैं आपके, एक मटेरियल का और एक कन्वर्जन का? कन्वर्जन कह सकता हूं, इसके अंदर लेबर भी आती है और एफओएच भी आते हैं। क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स का एक टोटल होगा? डन। अब ये जो टोटल होगा ना, ये असल में ये होगा एक्चुअल क्वांटिटी। कहां से मटेरियल की उठानी है? यहां से उठानी है। और लेबर में और एफओएच में क्वांटिटी एक्चुअल कहां से उठानी है? यहां से उठानी है। बस इतना सा मीन्स अगर दे देता है तो बिल्कुल भी मुश्किल इंशाल्लाह नहीं। अगर इवन आपका गलत इक्विवेलेंट यूनिट्स बन गए, इसके आगे जितने भी कहानियां आपने यहां से लिंक कर दी तो समझे सारा बी पार्ट सही है और ए पार्ट के चंद मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स 3 मार्क्स में से जितने भी आपके आगे वो आते। दिस इज हाउ इजी टू पास। ठीक है। और अगर कहानी और ले लें आपसे नहीं हो रही बिल्कुल भी, तो बेटा कितने मार्क्स हैं? 3 जमा 3 6 जमा 4 10 जमा 4 14। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ए पार्ट के एज्यूम कर दो, मटेरियल के और कन्वर्जन के, और उनको फार्मूला में फिट कर दो। अभी आपने बोला था हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब है मैंने क्या फोरगो किया? डिसीजन मेकिंग करें ना जरा। यस सर। 5 मार्क्स फोरगो करके एक 14 कमा लिए। कितने कमा लिए? 14 नहीं कमाए, 12 कमा दिए। पास करने के लिए कितने चाहिए थे? 4 टोटल क्वेश्चन में से पास करने के लिए कितने चाहिए थे? 8 6 14 5 19 है ना। 19 का आधा कितने होते हैं? 8 क्यों चाहिए थे आपको? तो अगर आपने 12 ले लिए, 5 फोर को भी कर दिए, जस्ट अमाउंट क्या किया आपने? एक क्वांटिटी एज्यूम की। नहीं आ रहे, नहीं कुछ हो रहा, टाइम नहीं बचा से, ये कह सकते हैं टाइम नहीं बचा कि क्या नाम है इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर टाइम ज्यादा लगना है। क्या करो, इक्विवेलेंट यूनिट्स किया ऐसे ही फॉर्मेट हल्का सा बनाओ, टोटल लिखो, ये टोटल एज्यूम्ड है फॉर्मेट बनाओ जैसा मैंने फॉर्मेट बनाया। ये ऐसा ऊपर लिखने टाइम नहीं। हाँ लिखने टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम नहीं बिल्कुल भी नहीं करेगा। अच्छा इसमें कह रहे हैं? हाँ इसमें यहाँ पे टोटल लिखो, एज्यूम लिखो सामने। ये बकवास करता है मसलन बात ये बात क्लियर हो गई। तो जनाब ये जो टोटल जैसे भी आया इन्होंने यूज होना है। अब फार्मूला चेक कर लें, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कहाँ पे यूज करवाया है? मटेरियल यूजर की एक्चुअल क्वांटिटी यूज आ रही है ना, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ये यूज होनी है, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस। जी बेटा सेल्स वेरिएंस रह गए, फॉर्मूला वो भी बता दो जनाब। अभी 6 बचे हैं, सिर्फ 7 बजे 6:30 बजे तक हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। क्यों टेंशन लेते हो आप? 2 मिनट फॉलो करके हम 40 मिनट कर सकते हैं।
नहीं बेटा नमाज भी पढ़नी है ना, तो असर की नमाज फिर बहुत बिल्कुल ही निकल जाएगी। पहले भी किनारे पे जाके पढ़ते हैं, पर एक बिल्कुल आंदर बाहर आता है। ये तो हमारी नालायकी है ऐसे। सही बात है, इधर होनी चाहिए जाने वाला, इधर ही जो एक मिनट। अच्छा जी, बात समझ लग गई है जी। असल में क्या होना है इसमें, और कुछ कहानी नहीं है, सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने लेनी है ना, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस वो ये है। क्या मसले हल कर दिए? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वीडियंस पास करवाने वाला चैप्टर है। क्या है? पास करवाने वाला चैप्टर है। प्रोसेस काउंट पास करवाने वाला चैप्टर है। बस ये तो मैंने ये मेरा तरीकाकार, बाकियों से थोड़ा सा क्या है फर्क है। मैं मटेरियल का अलग कॉलम परसेंटेज का बनाता हूँ, कन्वर्जन का ये अलग कॉलम बनाता हूँ। मैं सिर्फ 3 लाइंस लिखता हूँ, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड और क्लोजिंग WIP। नॉर्मल लॉस नहीं लिखता, टोटल भी नहीं लिखता। जस्ट क्या आता है, ये चूंकि FIFO होगा इस वजह से इस फिनिश गुड के 2 पार्ट हुए होंगे। एक फिनिश गुड के 2 पार्ट आ गए, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP। जो FIFO होता है उसके अंदर ये पहली कहानी बस जरा सी क्या होती है, होती है ऑपोजिट होती है। जो पिछली दफा हो चुका है आप उसके ऑपोजिट कर दिया जाता है। ये हाँ बताइए 100% है। एबनॉर्मल लॉस की कहानी जब आपकी इंस्पेक्शन होगी तब तक कन्वर्जन लगी होगी, ठीक। और क्लोजिंग WIP% पहले से दी होती है। तो ये ऐसे सीधी मल्टीप्लिकेशन होती है। 40,000 100%, 40,000, 1470 100%, 1470, 70,000 100%, 7,000, 8,000 20%, 1,600, 40,000 100% ये, 1470 90% ये, 7,000 कितने %? ये। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। दिखने में सोचते हैं कि यार पता नहीं कितना औखा होगा। मेन काम बस ये है कि ये वाली चीज निकाल ली, अब ये वाली चीज यूज करनी है एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस के लिए मटेरियल में, ये लेबर और FOH के अंदर ये, बस इतनी सी कहानी है और नथिंग एल्स। 47,123 यहाँ पे यूज हुआ है। अब लेबर एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड्स आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे फिक्स FOH की 4 चीजें करवा दूं। 4 चीजें एक्चुअल आपने देखना है, बजटेड देखना है, एक्चुअल R into ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और फिक्स FOH एब्जॉर्ब, बस ये चीज आपने लगानी है। अब यहां पर भी देख लें क्या चीज आई है, एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन के अंदर ही जनाब यहाँ पे कहीं पे एक्चुअल की कहानी मौजूद थी। फिक्स FOH कितने हैं? 250। मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन एट दिस एंड दिस, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल FOH इतने। ये सारी टोटल कहानी दी हुई है एक्चुअल की। 250 एक्चुअल आपने यहाँ पर लिखा। ये बजट पहले से 3 मिलियन आ रहा होगा शायद, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर। वंस अगेन कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, वहां से कहानी चलेगी। ये 3 मिलियन दिया हुआ है फिक्स ओवरहेड, बजटेड एट 3 मिलियन। ये बजटेड आ गया, आगे बजटेड में लिख दिया, एक्चुअल उधर से देखा और एब्जॉर्ब निकालना है। एब्जॉर्ब है 47,123 ये दो, ये नहीं, ये एब्जॉर्ब नहीं है, ये 47,123 ये आ रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस, स्टैंडर्ड्स आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। कॉस्ट कार्ड बनाएंगे तो आपको ये आर का रेट मिलेगा। 1.5 है कि आपका FOH एब्जॉर्प्शन रेट, ये भी कॉस्ट कार्ड से मिलेगा आपको। 3 मिलियन से आएगा ये। ये है 1.5 घंटा।
ठीक है, और यहाँ से कहीं से आपको एफओएच का रेट भी, फिक्स एफओएच का रेट भी मिल जाएगा। स्टैंडर्ड आप एक्चुअल प्रोडक्शन करने थे ना, ये 1.5 फिक्स एफओएच के लिए भी आएगा, ये 1.5 वेरिएबल एफओएच के लिए भी आएगा, और फिर रेट बैलेंसिंग निकलेंगे जैसे पहले किया था, तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे सेम पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं। इसके अंदर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं, जस्ट कॉस्ट कार्ड बना लें तो क्वेश्चन के अंदर से चीजें आपके पास आ जाएंगी। ये 1.5 आर है, रेट वहां से निकलेगा और आंसर आपका जस्ट डिफरेंसेस लेकर आएगा। फिक्स एफओएच सबसे आसान है, इन दोनों का डिफरेंस एक्सपेंडिचर, ये कहानी है ही, इन दोनों का डिफरेंस वो क्या, हाँ 4 और 1 का डिफरेंस अंडर क्या होगा। ये तीसरे वाला कहाँ से बता दिया? ये जब आपको कैपेसिटी और एफिशिएंसी देता है तब आता है। 2 और 1 और 4 और 3 एक्चुअल आज नहीं होंगे 4 7 1 2 3 एक्चुअल आर का तो फिर गिवन होंगे ना, एक्चुअल आर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होंगे, फिर क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे अगर मालूम करना होगा। So this is how खलास करते हैं। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, चंद एग्जांपल्स हैं वो लाजमी तौर पे कर लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज एग्जांपल नंबर 10 जर्नल एंट्रीज का, फिर एग्जांपल नंबर 17 जर्नल एंट्री, फिर एग्जांपल नंबर 22 जर्नल एंट्री, एग्जांपल नंबर बस काफी 29 भी है जर्नल एंट्रीज की। ठीक है जी, कर लोगे काफी है। उम्मीद है थोड़ा बहुत फाका हो गया होगा रिवीजन करने का, कम से कम बूस्टर के हिसाब से आपको बूस्टर जरूर मिल गया होगा। और जो कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा थी वो कुछ प्रॉब्लम्स मजीद थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई होंगी। स्टिल आई एम अवेलेबल, ग्रुप के अंदर रिव्यूज भेजें और मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। रिकंसिलिएशन में वीडियो भेजिए जी रिकंसिलिएशन, हाँ वीडियो रिकंसिलिएशन, यहाँ पे एक सवाल था रिकंसिलिएशन का भी, ये रिकंसिलिएशन का सवाल मैंने रखा हुआ था। ये मार्जिनल कॉस्टिंग और इसी के साथ ही मेरा ख्याल है रिकंसिलिएशन आगे एक सवाल के अंदर रखी थी। रिवर्स पैक का सवाल रखा हुआ था, रिकंसिलिएशन का भी रखा हुआ था। एग्जाम रिवर्स पैक ये यस एग्जैक्टली अंदर है। रिवर्स में कितने हैं टोटल? क्या रिवर्स पैक के 2 से 3 क्वेश्चन, 3 एक क्वेश्चन, 2 है 3 मेरी बुक में 3 है। अब तो फिर लेजेंड हाँ क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ पूछने नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोडिंग में भी चला जाएगा। नोट्स भी आया है 10 से 6% ये मतलब आउटपुट के फार्मूले से निकालने हैं, लेकिन वो यहाँ कहीं यूज ये एक मिनट देखते हैं और कोई और उसके जो लिंक है वो लेबर का सवाल है ना, लर्निंग का सवाल है ना ये यस सर। यस सर, लर्निंग कर्व का है। क्वालिटी प्लास्टिक ले ये ग्राफ मैंने रखा हुआ था, ये सीए फाइनल का पास पेपर आप स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल है।
इस फाइनल का हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? भाईजान ये सिंटैक्स एग्जांपल है। अच्छा वो फाइनल में आई थी एक ज़माने में, वहाँ से उन्होंने उठा के डाल दी है, क्या मसला है। अच्छा जी, क्यूरी आई है, घर वाले बच्चे भी क्यूरी आई है कि यहाँ पर फार्मूला लॉसेस वाला आउटपुट वाला क्यों लगा है, ऐसे ही है। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? शामिल किया गया, इंक्लूसिव ऑफ 10% इनपुट लॉसेस, शामिल किए गए। टोटल है 1100 kg। अगर मैं शामिल किए गए की इंग्लिश को थोड़ा सा बयान करूं, आउटपुट में शामिल किया गया लॉस। ये एक छोटी सी लॉजिक मेरी समझ में आई थी कि ये आउटपुट का फार्मूला क्यों यूज हुआ है, यहाँ पर किस बेस पर यूज किया है। इंक्लूसिव मींस शामिल किया गया है, आउटपुट में शामिल किया गया लॉस। समझ लगी? इंक्लूसिव मीन शामिल किया गया। तो वो एक यही वाली लॉजिक बन सकती है और कोई लॉजिक नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आप इनपुट में किया जाता है तो इनपुट की परसेंटेज शामिल नहीं होती, निकाली जाती है, ठीक है, और आउटपुट बनती है। इनपुट की परसेंटेज, इनपुट माइनस लॉसेस जो हैं ये होता है ना, इंक्लूसिव ऑफ 10% लॉसेस मीन शामिल किए गए। तो वो उसकी बस यही लॉजिक बन सकती है कि आउटपुट में अल्टीमेटली आउटपुट की ही परसेंटेज शामिल की जाती है, तो आपकी बनती है इनपुट। इंक्लूसिव का वर्ड, तो जहां पर कहीं पे इंक्लूसिव का वर्ड आ जाए तो आप कौन सा फार्मूला यूज कर लें? आउटपुट का फार्मूला, ठीक है, बात क्लियर। ये मेरे ज़हन में थी, मैंने रात को रखी भी थी, बस टाइम की वो जो हमारी लिमिटेशंस है ना, ये देखिए मैंने वही वाली कल वाली फाइल निकाली जो अभी डिस्कस हो रही थी, वही वाली फाइल निकाली। ये फार्मूला सारा कुछ रखा हुआ था, बड़ा लंबी चौड़ी कहानी, बंदा प्लान कर लेता है बहुत लंबी चौड़ी कहानी, लेकिन टाइम की एक लिमिटेशन होती है कि वो सारी कहानियाँ नहीं करवाई जा सकती, लेकिन आप लोग बैठ के घर में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये किया था सवाल मैंने ना, मैं वैसे हो गया था, इतना है जैसे हम पहले करते थे ना, टेक्निकल पॉइंट ये 110 है, मैं वो मतलब रेट कौन सा लगाना है? किसने से 1 मिनट में 3 रेट्स के मन है ना, किस बेसिस पे आपने रेट निकाला था? 80, 85, 90 कौन सा लगाना है? 90 लगाया था मैंने, वो अज्यूम करके, अज्यूम नहीं किया, वो मल्टीप्लाई किया तो एवरेज करता है, वो सेम आई थी 90 पे, मतलब पहले दो को किया, डिवाइड किया, फिर 90 आया था, फिर उसका आंसर तीसरे का किया, फिर 90 आया था। मैंने ये असल में इसकी वही वाली पूरी एक लंबी टेबल बननी थी, ये क्यूमुलेटिव आर्स बनने थे, 200 क्यूमुलेटिव आर्स बना के 1, 2, 4 के लेवल पे बनाना था, क्यूमुलेटिव आर्स बनाते जाते, तीसरा भी शामिल करके क्यूमुलेटिव आर्स बनाने थे, फिर इनकी एवरेज बनानी थी, 200 तकसीम 1 200, 360 तकसीम 2 180, 348 तकसीम 4 162, अब डिवाइड करना था ऐसे, तो फिर रेट आना था 90%। बेसिक से था, हाँ ये बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल स्टार्ट में बेसिक अक्सर सिखाई जाती है, बेसिक फाइनल में दे दे, हाँ बेसिक वो भूली होती है, आसान चीज, ये आसान चीज या बिल्कुल पहले लेक्चर की चीजें क्या ये होती हैं, भूली होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट ये है, जो सा क्लास वर्क है 2 घंटे लगा के पूरे चैप्टर की एक लेक्चर पीडीएफ दे, एक लेक्चर का पीडीएफ, जैसे ये मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना, तो वो मैं रूटीन में भी पीडीएफ दे देता होता हूँ, तो वो जस्ट पीडीएफ निकाल कर पूरे लेक्चर्स अलग से लेकर ये तक बस देख लें। पास पेपर बेशक आप दरमियान में स्किप कर जाएं, पास पेपर के अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट सिखाया सारे पास पेपर तो नहीं हो सकते, जैसे सीएम मेकिंग के नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा है, मतलब उनमें से अगर हर टाइप रीसेट बंदा 8-10 कर ले, काफी बाकी पढ़ ले सारी रीसेट वाली 5 टाइम्स जो होती हैं,
मतलब 5 साल के मतलब 10 अटेम्प्ट सर मतलब ये देखें ना काफी हद तक हाँ, होगा। काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के बदले 2 सवाल कर लिए 4 और है, मतलब वो 4 मतलब उससे पढ़ ले। हाँ मैंने तो यही बोला आपको कि एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्या करें, पढ़ें आंसर बुक पढ़ें, प्रोवाइडेड आपके पास जिससे भी पढ़ा उसके फॉर्मेट्स अवेलेबल हों बुक के अंदर। फॉर्मेट तकरीबन सेम ही सर, तकरीबन सबके सेम सेम ही पढ़े हैं। नॉर्मली सेम ही होता वर्ड होते हैं जैसे वहाँ एक्स्ट्रा कोस्ट ऑफ होती है, वहाँ सेमी का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सेमी में अगर कर ले तो इतनी हो है। जाएगी। हाँ जी ऐसे वर्ड प्रीवियस में मिल जाते थे हाँ बहुत जी ज़्यादा, हाँ जी बाकी फॉर्म में तकरीबन मिले थे। कहना क्या चाहते हो? हाँ नहीं बस कुछ नहीं है, बताना तो कुछ नहीं है। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।